Now come back. All right. तो ये सारे क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे. वी हैव डन ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर. अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो टाइप के मसल के बारे में. एक होता है आपका रेड मसल और एक होता है आपका यहाँ पे व्हाइट मसल. सो उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. सो हैव समथिंग लाइक योर रेड मसल. बॉडी के अंदर आपको रेड मसल्स मिलते हैं और उसके साथ साथ यू ऑल्सो गेट टू हैव समथिंग लाइक योर व्हाइट मसल्स. सो दो टाइप के मसल्स आपको मिलते हैं आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर. अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है. इनमें फर्क क्या होता है पहले हम उसे समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है. सो रेड मसल्स में आपको मिलेगा एक बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा यहाँ पे मायोग्लोबिन. सो विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन इज बीन सीन. तो यहाँ पे मायोग्लोबिन का अमाउंट आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो विल हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन विल बी ऑब्जर्व्ड ओवर हियर. और क्योंकि आपको यहाँ पे एक अच्छे अमाउंट में काफी ज्यादा अमाउंट में आपको यहाँ पे मायोग्लोबिन मिलता है उसके वजह से इनका कलर आपको यहाँ पे रेड देखने के लिए आपको मिल जाता है. सो बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन यू विल हैव दिस रेडनेस ऑफ द कलर कैन बी सीन. राइट. यहाँ पे आपको इवन मिलता है. हाँ जी. समथिंग हैपेंड जस्ट अ मिनट. क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या अभी भी आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Right. Some issue with my laptop. Just wait a minute. एक सेकंड बेटा मैं वापस रीजॉइन कर रहा हूँ. So just give me a minute.
क्लास लगेगी क्या? हाँ, ग्रुप में सर ने मैसेज किया है। मैसेज तो किया है, तो टाइम तो हो गया, आधा घंटा हो गया। सुनो, तुमने फिजिक्स का होमवर्क सेंड कर दिया है? किसको बोला? आपको। कैसे मतलब फिजिक्स का क्या था? क्वेश्चन ही थे। यार मैंने क्लास नहीं लगाई थी, वो एक्चुअली मेरे को काम था इसलिए मैंने क्लास नहीं लगाई थी, मेरे को नहीं पता। अच्छा। हाँ जी। और अंशिका आपने? मैंने तो अभी तक नहीं किया, आपने किया है? मैंने कर दो दिया है, पर पीडीएफ नहीं बन रहा यार मेरे से। फोटो ही कर देना सेंड, नहीं बन रहा तो। कि पीडीएफ बोला है बनाने को? सर आगे देख लो। कहाँ है? कर लो, बातें कर लो। आप लोग बातें भी करते हो, ये पता नहीं था। नॉर्मली बैच 2 के अंदर बातें बड़ी होती हैं, आप लोग भी करते हो, इसका आइडिया नहीं था। बहुत सर बढ़िया। हम बड़ा शरीफ बच्चे हैं। हाँ ये तो है, ये तो है। मेरा बैच 1 बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्टिव, शरीफ। हाँ, और 2-3 एडजेक्टिव्स आप डाल दो, वैसे बच्चे हैं। बैच 2 के साथ आपको भी क्लास लगाई है। नहीं, वो भी बच्चे काफी अच्छे हैं, बट बातें बहुत करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो वी आर डूइंग समथिंग एंड आज गड़बड़ हो रही है, आज कुछ कुछ गड़बड़े हो रही है। पावर कट, देन टेक्निकल इशू, देन समथिंग समथिंग। ऑलराइट, चलिए एक काम करते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग? व्हाइट एंड रेड मसल। रेड मसल्स। बाय द वे, आई होप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है मेरी। दिख रही है, नहीं दिख रही? नो नो सर। सर। नो सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं हम। राइट, हाँ जी, अब बताइएगा। स्क्रीन दिख रही यस है? सर। यस ठीक है, सर। यस सर। चलो चलो चलो। चलिए रुकावटों के बाद आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी आज से हम क्या क्या कवर कर पाते हैं। नाउ, जब हम बात करते हैं हमारे रेड मसल्स के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा था, और मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि रेड मसल्स के अंदर आपको मिलेगा, यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ योर मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन का अमाउंट आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिल जाता है, राइट। उसके साथ साथ यू विल हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, मायोग्लोबिन भी यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। बल्कि जो मायोग्लोबिन आपका यहाँ पे ज्यादा होगा रेड मसल के अंदर, इसके वजह से आपका रेडनेस कलर आपको रेड मसल के अंदर मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे याद रख सकते हो दैट दे विल हैव अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे विल हैव लेस नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके पास कंपैरेटिवली कम होता है, तो ये बात यहाँ पे याद रखना। And red muscles undergo slow muscular contraction. So they undergo slow muscular contraction. So they undergo slow muscular contraction. मतलब ये एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन ये लोग नहीं करते, दे डू अ स्लो लॉन्ग लास्टिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब याद रखना, रेड मसल जो मेरे होते हैं इनके पास होता है काफी ज्यादा मायोग्लोबिन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास मायोग्लोबिन ज्यादा होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ इनके पास ऑक्सीजन भी यहाँ पे ज्यादा होगा? क्या मैं कह सकता हूँ? यस सर। यस यस सर। सर। राइट, बिल्कुल। अगर इनके पास मायोग्लोबिन ज्यादा है तो इनके पास ऑक्सीजन भी यहाँ पे आपका ज्यादा होगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास ज्यादा है तो इसका मतलब ये भी समझ जाना कि लोग एटीपी भी ज्यादा बनाते होंगे, है यस ना? सर। तो यस ऑक्सीजन सर। बिल्कुल आप एटीपी भी यहाँ बना सकते हो। एंड जब हम कह रहे हो यहाँ पे दैट दे विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ सर्कुलर रेटिकुलम, सो दैट मींस लेस है, मतलब ठीक है, कैल्शियम आयंस यहाँ पे मिलेंगे आपके आते हुए काम करते, बट नॉट इन दैट अमाउंट।
दे शो स्लो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे आप वो लोग शो करते हैं। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो मसल्स होते हैं ये हमेशा आपका करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस मसल्स विल ऑलवेज अंडरटेक द एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ये हमेशा आपका करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दे ऑलवेज अंडरटेक द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कभी भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, दे विल नेवर कैरी आउट द एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों ऐसा है कि हमेशा एरोबिक ही करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो दैट दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन एंड दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपके पास अच्छा खासा मायोग्लोबिन है, अगर आपके पास अच्छा खासा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन ही करोगे वहां पे। अब ये जो मसल्स होते हैं ना बेटा, अगर आप कहीं पे खड़े हो या बैठे हो, तो जब आप बैठे हो या खड़े हो तो आपके जो बैक के जो मसल्स हैं, आपके जो पीछे बैक के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो रेगुलरली आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, और उसके वजह से ही अपनी आप बैक को स्टिफ रख पा रहे हो, अपनी बैक को आप मेंटेन कर पा रहे हो। सेम चीज आपके नेक मसल्स में आपको मिलेगी, जो आपके नेक के जो मसल्स होते हैं उन मसल्स की वजह से आप अपने हेड को आप सीधे रख पा रहे हो ना यहाँ पे। सो ऑल दीज मसल्स आर एग्जांपल्स ऑफ माय रेड मसल्स। तो बैक मसल्स आपके यहाँ पे हो गई, आपके नेक में जो मसल्स हो गई आपके यहाँ पे, दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय रेड मसल्स। रेड मसल्स आपका कॉन्ट्रैक्शन स्लोली करेंगे, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि आपका कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे स्लोली करते हैं। उसके साथ साथ दे आर गोइंग टू शो द एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट मींस ये हमेशा ऑक्सीजन को यूज करके अपना आपको यहाँ पे एटीपी बनाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके मसल्स लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। तो याद रखना, रेड मसल्स को you can use them for a longer duration of time. So these muscles are used for a longer duration of time. So they can be used for long time duration. ठीक है, सो लंबे टाइम के ड्यूरेशन के लिए आप इन्हें आसानी से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जिसके मैंने आपको एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बैक मसल्स एंड द मसल्स ऑफ योर नेक आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ माय रेड मसल्स। तो याद रखना, रेड मसल्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा देखने के लिए, हाई माइटोकॉन्ड्रिया, हाई मायोग्लोबिन, लेस सर्कुलर रेटिकुलम, स्लो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे होगा, एकदम फोर्सफुल या स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होता। ये लोग हमेशा शो करते हैं आपका यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इट इज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग लास्ट, इट इज बीन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना हो तो नॉर्मली स्क्लेराइड मसल्स ही आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट नाउ। दैट वाज माय रेड मसल्स। इसके बाद अगली चीज आपकी यहाँ पे आ रही है, दैट इज गोइंग टू बी द व्हाइट मसल्स। रेड मसल्स यहाँ पे हो गए, अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे व्हाइट मसल्स के बारे में। अब व्हाइट मसल्स जो आपके होते हैं, अगर मैं इनके बारे में एक बात बताऊं तो ये आपके यूज किए जाते हैं जब आपको फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करना हो। तो समझो अगर आपको डंबल्स उठाने हो, आपको एक्सरसाइज करनी हो, अगर आपको बॉल फटाफट फेंक के मारने हो, अगर आपको भागना हो, तुरंत आपको भागना हो, तो वो टाइम पे आपके व्हाइट मसल्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे। सो व्हाइट मसल्स आर नोन फॉर द फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, दे आर यूज रैपिडली, और इनको फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके पहले हम देखते हैं इसके अंदर ट्रेट्स क्या होता है, क्यों ये व्हाइटिश कलर के यहाँ पे होते हैं। दे विल हैव लेस नंबर ऑफ मायोग्लोबिन, less amount of myoglobin can be seen in them. पहली चीज। सेकेंड चीज इसमें मिलेगा आपको यहाँ पे लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे कम होगा आपका, और आपका मायोग्लोबिन भी आपके यहाँ पे कम होगा। You will also have यहाँ पे slightly will have a high amount of your sarcoplasmic reticulum. तो यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट आपका यहाँ पे ज्यादा रहता है। Sarcoplasmic reticulum will be slightly higher in amount. Then the next thing is going to be, तो ये तो हमने आप देख लिया। अगर अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके पास है लेस अमाउंट में मायोग्लोबिन या लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके मसल के अंदर है, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन द मसल, देन व्हाट विल हैपन कि आपका यहाँ पे होगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। आप सोचो ना आराम से कि आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आपका कम है, राइट, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पे कम है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू विल हैव द एन एरोबिक रेस्पिरेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। सो यू विल हैव द एन एरोबिक रेस्पिरेशन आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। सो हियर द एन एरोबिक रेस्पिरेशन विल बी हैपनिंग ओवर हियर, राइट। और जब हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका एन एरोबिक रेस्पिरेशन आपको यहाँ पे होगा, तो आप ये बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप ऑक्सीजन को आप यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऑक्सीजन को आप यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, बिकॉज आप क्यों नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन को यूज ज्यादा, बिकॉज आपके पास ऑक्सीजन कम है, ठीक है।
तो याद रखना, जैसे कि अगर आपको, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको अगर कोई वेट लिफ्ट करना हो, अगर आपको वेट लिफ्ट यहाँ पे करना हो, तो आप वेट लिफ्ट करोगे तो आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते, आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकते, आप कुछ टाइम के बाद आप थक जाओगे। क्यों थक जाओगे? क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा कि आपका यहाँ पे एनर्जी फॉर्मेशन आपका कम हो जाएगा, एनर्जी फॉर्मेशन आपका कम हो जाएगा, और आपके ऑक्सीजन तो वैसे भी नहीं आपके वाइट मसल के पास, राइट। तो इसलिए कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पे थक जाओगे और अपने वेट्स को आप नीचे रख दोगे। तो याद रखना, व्हाइट मसल जनरली यूज किया जाता है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, इज बीन यूज्ड फॉर माय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। मैं इवन कह सकता हूँ कि रैपिड जो कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको कराना होता है, इवन द रैपिड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, रैपिड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी आपके व्हाइट मसल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखना, इनका कॉन्ट्रैक्शन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, या लंबे टाइम के लिए काम नहीं किया जा सकता इनके थ्रू। ये कुछ टाइम के लिए काम किया करेंगे, उसके बाद आपका ऑक्सीजन कम है, एटीपी कम है, तो आपके मसल्स फिर काम नहीं करेंगे। तो याद रखना, अगर आप भाग रहे हो, अगर मैं आपको बोलूं कि चलिए भागिए यहाँ से, और आप भागना शुरू करते हो, तो आपके व्हाइट मसल्स आपके यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, और व्हाइट मसल आप एक सर्टेन टाइम तक यूज करोगे, उसके बाद उनको आप यूज नहीं कर पाते, क्योंकि वो थक जाते हैं, दे गॉट फटीग, दे डोंट हैव ऑक्सीजन ओवर देयर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको भी नोटिस करो, आप स्कूल में सुबह से शाम तक बैठे रहते हो, ऐसा तो नहीं होता ना कि ऐसे लाइक बैठे बैठे वैसे आप गिर जाते हो या बहुत तकलीफ होती है आपको बैठने में, ऐसा नहीं होता। बिकॉज वाई, वो टाइम पे आपके रेड मसल्स आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है, और रेड मसल्स आपके यहाँ पे क्या करते हैं, रेड मसल बेसिकली दे अंडरगो स्लो कॉन्ट्रैक्शन, दे अंडरगो अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और उनको हमेशा ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, सो दे कैन इजीली अंडरगो द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप अपनी मसल्स को हमेशा यहाँ पे यूज कर पाते हो। लेकिन अगर आपके पास व्हाइट मसल्स है, व्हाइट मसल जैसे आपके बाइसेप्स के मसल्स हो गए, लेग के मसल्स हो गए, तो इनको आप रैपिडली यूज करते हो, कि अगर आप इनको ज्यादा यूज करते हो तो उसके बाद ये आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू नो दे हैव अ लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपको एटीपी कुछ ज्यादा मिलता नहीं है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये दो बातें पहले आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ माय रेड मसल्स एंड माय व्हाइट मसल्स, ठीक है। ये दो चीज आप पहले यहाँ पे याद रखना। दूसरी चीज याद रखना कि अगर आप ज्यादा मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, अगर आप हद से ज्यादा मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, देन आपका लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो सकता है, राइट। सो ये भी मैं आपको मेंशन करता हूँ यहाँ पे, व्हेन यू हैव अ एक्सेस ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो आपका एक्सेस में, व्हेन यू हैव अ एक्सेस में आपका होगा यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, और आई कैन से इसको एक्सेस में यहाँ पे लिख सकता हूँ, व्हेन यू हैव अ प्रोलॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन यू हैव अ प्रोलॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब आपका यहाँ पे होता है, आपका यहाँ पे प्रोलॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो जब आपका प्रोलॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका वहां पे होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर आप अपना करा रहे हो, तो उसके वजह से वहां पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट, देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। याद है, अगर आपको याद हो तो हमने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा था कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमने पढ़ा था, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, जहाँ यस सर। जहाँ हाँ जी, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन अगर अवेलेबल ना हो, अगर आपका ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो आपका वहां पे, देन यू कैन फाइंड देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। वही चीज आपके मसल्स के अंदर होती है। सो अगर आप मसल्स को बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए यूज कर रहे हो, स्केलेटल मसल्स को, तो सिंपल सी बात है कि एक टाइम के बाद आपका कंडीशन आपकी हो जाएगी वहां पे एनारोबिक, and if you have an anaerobic condition, then what will be happening, that you will have a accumulation of lactic acid, आपको वहां पे होते हुए आपको मिल जाएगा। सो वहां पे आपका लैक्टिक एसिड वहां पे आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। अब जैसे ही आपको वहां पे लैक्टिक एसिड आपको वहां पे एक्यूमुलेट होगा, तो उसके वजह से भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर जाता है, इवन दैट कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन कॉजिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात याद रखना, लैक्टिक एसिड वाली बात याद रखना हमेशा यहाँ पे, दैट दिस इज समथिंग व्हिच कैन हैपन। और अगर आपका लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो रहा है, देन दैट कैन लीड टू मसल फटीग। अगर ये आपका इकट्ठा होता है, तो इसके वजह से आपका मसल फटीग भी आपका यहाँ पे हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन फाइंड कि आपका मसल यहाँ पे आपका फटीग हो सकता है।
सो मसल फटीग आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगा। मसल फटीग होना मतलब आपके मसल अभी हम उनका कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप उन्हें ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हो तो। सो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पता है हमने बात किया था लैक्टिक एसिड और क्रोकोडाइल के बारे में हमने बात किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो। वी हैव डिस्कस्ड यस सर। अगर ज्यादा हाँ अगर इकट्ठा होता है तो उसके लिए वो प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। इसलिए जो लोग जूज में काम करते हैं उन्हें वो ध्यान रखना पड़ता है कि उसके वो ज्यादा फिजिकल एग्जॉशन वो वापस ना करे क्रोकोडाइल का। अगर वो होता है देन वो लैक्टिक एसिड उसके हार्ट को स्टॉप कर सकता है बीटिंग करने से। सो दैट इज थिंग वी हैव डन। तो इतनी ही बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग वी हैव टू नो। चलिए, सो दैट इज माय रेड एंड व्हाइट मसल्स, और इतना आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। और याद रखना आपके बॉडी के अंदर रेड और व्हाइट मसल्स आपको बहुत अच्छे और मिक्स अमाउंट में आपको मिल जाते हैं, मतलब दोनों कई बार कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाते हैं आपके बॉडी के अंदर। कुछ चिड़िया में रेड और व्हाइट मसल दोनों आपको मिल जाते हैं। सो यू विल फाइंड देम इन बोथ द कॉम्बिनेशंस के अंदर आपको मिल जाते हैं। लाइक दे आर, ऐसा नहीं कि एक जगह से रेडी होगा, ऐसा नहीं कि कुछ जगह से आपका व्हाइट होगा, दे आर इन द मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है रेड और व्हाइट मसल्स का। आपके जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स स्पेशली आपके माइग्रेटरी बर्ड्स, अगर आप देखोगे तो माइग्रेटरी बर्ड्स आपके काफी दूर दूर से आते हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज से ट्रांसमिट होते हैं, है ना। जैसे कि पोंग डैम आपका हो गया, पोंग डैम में वो आते हैं, वहां पे लोग रहते हैं, है ना। सो ये जब वो आते हैं तो बेसिकली सबसे पहले जो स्टडी की गई थी वो इनके ऊपर ही की गई थी कि इतना दूर तक ये लोग यूज कैसे कर पाते हैं अपने मसल को। अगर आप कोई मसल यूज कर रहे हो तो एक टाइम बाद उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाना चाहिए एंड दे शुड नॉट एबल टू ट्रेवल सो लॉन्ग। बट तब उन्हें पता चला था कि आपके रेड और व्हाइट मसल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं बर्ड्स के अंदर, एंड देन पीपल आल्सो रियलाइज कि दिस सेम काइंड ऑफ मसल आर आल्सो सीन इन द ह्यूमन एज वेल। तब लोगों को पता चला था कि रेड मसल्स क्या करते हैं, व्हाइट मसल्स क्या करते हैं। तो इवन बर्ड माइग्रेशन के टाइम पे भी आपके रेड मसल्स उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे और बर्ड को एक फ्लाइट का कंडीशन आपका मेंटेन करने में मदद करते हैं। दे आर एबल टू मेक देम इन द लाइक टू फ्लाई फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस के लिए भी वहां पे उसे वो हेल्प करेंगे। सो इतनी बातें आपको यहाँ पे रखनी है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर अबाउट द रेड एंड व्हाइट मसल्स, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। नाउ कमिंग बैक, ये हमने यहाँ पे देख लिया। तो बेसिकली हमारा मसल वाला पार्ट हमारे यहाँ पे खत्म होता है। बेसिकली द पार्ट ऑफ अ मसल हैज गॉट कंप्लीटेड ओवर हियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द डिसऑर्डर। अब हम मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर की हम यहाँ पे करेंगे बात। अब जो सबसे पहला डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक्सक्यूज मी, दैट इज माय माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस। अब माइस्थेनिया ग्रेविस मेरा यहाँ पे क्या है और ये करता क्या है। सो याद रखना, माइस्थेनिया ग्रेविस आपका एक डिसऑर्डर है, और ये जो डिसऑर्डर आपका यहाँ पे होगा, मस्कुलर डिसऑर्डर, ये जो आपका यहाँ पे होगा, ये क्यों, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई ऑटो इम्यून डिजीज। किसको ये नाम के बारे में मालूम है कुछ? ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? एनीवन नोज दैट? एनीवन? नो वन? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। सो माइस्थेनिया ग्रेविस इज एग्जांपल ऑफ माय ऑटो इम्यून डिजीज। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके सामने ऑटो इम्यून डिजीज आएगा ना, जब भी कोई आपके सामने टर्म आएगा, कि जब भी अगर कोई आपसे बोले कि ये जो कंडीशन है ये है मेरी यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज, तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके खुद के इम्यून सेल्स, योर ओन इम्यून सेल्स, own immune cells attack own body cells, attack own body cells। आपके इम्यून सेल्स जो होते हैं वो आपके बॉडी के ही सेल्स को अटैक करना चालू करते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हमेशा एज अ ऑटो इम्यून डिजीज। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है, आपके जो इम्यून सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट हो गए, आपके टी सेल्स हो गए, बी सेल्स हो गए, मोनोसाइट हो गए, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि कोई अगर बाहर से आए तो बाहर से आने के बाद जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसे आके खत्म करना, ये उनका काम होता है।
लेकिन अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है तो पता उसमें क्या होगा, खुद के इम्यून सेल्स आके खुद के बॉडी सेल्स को खत्म करना चालू करेंगे। और अगर ऐसा होने लगता है देन ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, जो आपको मायस्थेनिया ग्रेविस में देखने के लिए आपको मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना, योर ओन इम्यून सेल्स आर गोइंग टू टारगेट योर ओन बॉडी सेल्स, ये आपको होते हुए मिलेगा ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर। तो आप ऐसा सोचो कि वो लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे कौन सा खुद का है कौन सा बाहर का है, तो आपके खुद के सेल्स को वो मार रहे हैं वहां पे, तो आपकी खुद के बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके खुद के अगेंस्ट चला गया। इसको कहते हैं हम यहाँ पे एज ऑटो इम्यून डिजीज। क्या ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? यस सर। अगली कभी भी आपके सामने एक टर्म आएगा ना ऑटो इम्यून डिजीज का, तो याद रखना दैट योर ओन इम्यून सेल्स और इम्यून सेल्स आर द वन which will target your own cells। अगर ऐसी कंडीशन बॉडी में बनती है तो उसे हम कहते हैं एज ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी तक काफी क्लैरिटी नहीं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोगों में जेनेटिक होता है, राइट, कुछ लोगों में सडनली किसी कुछ साल के बाद ये जनरेट होना चालू हो जाता है, बट वी डोंट हैव वेरी क्लियर क्लैरिटी ऑन दिस। मेनली कहा जाता है कि आपका जेनेटिक की कंडीशन होती है कि कुछ लोग को ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ठीक है ना, अब अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज हुई या मायस्थेनिया ग्रेविस हुआ तो इसमें होगा क्या एग्जैक्टली, चलिए हम इसे देखते हैं। अब आप जानते हो एक चीज काफी अच्छे से, यू नो वन थिंग वेरी क्लियरली, वी हैव सीन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप जानते हो एवरीथिंग अबाउट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो लेट मी ड्रॉ वन स्मॉल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग है, समझो यहाँ पे है मेरा यहाँ पे मसल, राइट। और मसल के ऊपर क्या लगा हुआ होता है? रिसेप्टर्स। बिल्कुल सही। सो यहाँ पे आपके रिसेप्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, और इन रिसेप्टर पे आके कौन बैठता था? एसिटाइलकोलाइन। एसिटाइलकोलाइन। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपके जो रिसेप्टर्स है, सो यू नो दैट दीस आर माय रिसेप्टर्स, ये मेरे यहाँ पे तो यहाँ पे होता क्या है दैट आपके इम्यून सेल्स, आपके एंटीबॉडीज, आपकी जो एंटीबॉडीज होती है बॉडी के अंदर, द एंटीबॉडीज यू हैव, ये एंटीबॉडीज आके इन रिसेप्टर्स को खत्म करना चालू, सो दे विल गो एंड टारगेट दिस रिसेप्टर्स। तो आपके इम्यून सेल्स या आपकी जो एंटीबॉडीज आपकी होती है, ये आके आपके इन रिसेप्टर्स को टारगेट करना चालू करेगी। सो याद रखना, योर एंटीबॉडीज जिनका काम होता है बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को खत्म करना, एंटीबॉडीज विल स्टार्ट टारगेटिंग रिसेप्टर्स, और जिन रिसेप्टर्स पे टारगेट करेंगे दोस रिसेप्टर आर ऑन द सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा पे जो भी आपको यहाँ पे रिसेप्टर मिल रहे हैं, दोज रिसेप्टर विल गेट टारगेटेड बाय माय एंटीबॉडीज। अब तुम सोचो, अगर मेरे इम्यून सेल्स है, अगर मेरे एंटीबॉडीज आके इसको टारगेट कर रही है, राइट, और अगर इसने यहाँ से निकाल लिया है तो रिसेप्टर मेरा वहां से निकल जाएगा या खत्म हो जाएगा। रिसेप्टर को आप वहां पे टारगेट करोगे, उसे मारोगे वहां पे, तो वहां से निकल जाएगा वो। अब आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ से रिसेप्टर निकल गए तो क्या मेरा नर्व इंपल्स नीचे तक पहुंच पाएगा? नो सर। सिंपल सी बात है, एसिटाइलकोलाइन यहाँ पे आएगा, उसे दिखेगा कि अरे यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, ये रिसेप्टर तो मेरे जा चुके होंगे वहां से, समझो रिसेप्टर मेरे सारे गायब हो चुके हैं। तो मेरा एसिटाइलकोलाइन कभी भी किसी के ऊपर बैठ नहीं पाएगा, और अगर वो बैठ नहीं पाए रिसेप्टर के ऊपर तो आपका नर्व इंपल्स आपका नीचे तक आप पहुंचा ही नहीं पाओगे। अब अगर आपका नर्व इंपल्स नीचे तक आपका पहुंच नहीं रहा, अगर आपका नर्व इंपल्स आपका नीचे तक वहां पे पहुंच नहीं रहा, देन व्हाट विल हैपन, देन उसके से आपके यहाँ पे क्या होगा, दैट यू विल फाइंड आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे नहीं होता। सिंपल सी बात है, बट अगर आपका नर्व इंपल्स पहुंच नहीं रहा आपके सार्कोप्लाज्म तक, तो आपका कैल्शियम आयंस आएंगे ही नहीं, आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके कैल्शियम आयंस आएंगे ही नहीं, और आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो देयर विल बी नो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हैपनिंग ओवर देयर, और इसी को हम कहते हैं एज अ मायस्थेनिया ग्रेविस। सो दिस कंडीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज मायस्थेनिया ग्रेविस। सो मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज। और इस डिजीज में क्या हो रहा है, योर ओन एंटीबॉडीज, राइट, आप एंटीबॉडीज लिख सकते हो या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे इम्यून सेल्स भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पे you even call it as a immune cells, your antibodies or your immune cells will start targeting the receptors on the sarcolemma। ये आपके रिसेप्टर जो होते हैं सार्कोलेमा के ऊपर, उससे जाके वो लोग टारगेट करेंगे, और उसके जैसे क्या होगा कि आपका इंपल्स अंदर तक पहुंच नहीं पाएगा,
and because of that there will be a lack of muscular contraction. There's going to be a lack of muscular contraction. Lack of muscular contraction. तो ये बात पहले आपको यहाँ पे आते हैं, दिस इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस, ये चीज आपके यहाँ पे होती है। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो नहीं पा रहा तो यहाँ पे वो पर्सन हाथ पैर उसके चल नहीं पाएंगे, हाथ पैर को सही से चला नहीं पाएगा, लाइक लिम्स उसके सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा तो जो नॉर्मल एक्टिविटी हम यहाँ पे कर पाते वो कर नहीं पाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। नाउ दिस बिकम्स अ वेरी लाइक एक बहुत मेजर कंसर्न यहाँ पे आ जाता है अगर ये कंडीशन किसी को होती है तो, कि नॉर्मल तरीके से वो चल नहीं पाता, हैंड का मूवमेंट नहीं कर पाता, इवन फेशियल मसल्स भी उसके सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते, वो भी उसके कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहे होते हैं, बिकॉज आपका बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका होता है आपके रिसेप्टर्स का, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे हो नहीं रहा होता, राइट। अब अगर ऐसा होता है तो अगर हाथ पे अगर काम नहीं करे तब भी ठीक है, वो पर्सन सर्वाइव कर सकता है, तब भी उसे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उसके मसल्स जो है आपके लंग्स के पास, लंग्स के आसपास या जो मेरे डायफ्राम के जो मेरे मसल्स है, अगर वहां के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दे, अगर वहां के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दे, देन इट बिकम्स अ मेजर कंसर्न। तब वो टाइम पे ये ज्यादा कंसर्निंग बन सकता है। तो वो टाइम होता है क्या होगा, वो पर्सन ब्रेथलेसनेस फील करेगा, वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा ना, जैसे हम लोग अभी हमारा ब्रीदिंग कंट्रोल कर पाते हैं एक सर्टेन एक्सटेंट तक खुद से, उसे वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, या उसके मसल्स के जो बीच में जो आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होना चाहिए था आपके थोरैसिक कैविटी के अंदर, वैसा हो नहीं पाएगा। अगर वैसा हो नहीं रहा देन अगेन दैट इज अ मेजर कंसर्न। तो यहाँ पे थोड़ा चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इन दिस कंडीशन विल फाइंड द सिचुएशन कैन बिकम स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक। तो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है। आपको कई बार केस मिल सकता है कि, और केस के अंदर ऐसा होगा कि सिर्फ आपके लिम्स वहां पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे, कई बार हो सकता है कि लिम्स के साथ साथ आपका बकल कैविटी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा होता है तो आप चीजों को स्वैलो भी नहीं कर पाते, आप खाने को आप स्वैलो भी नहीं कर पाते। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो, आई होप आप सबको ये बात समझ आ रही है मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डिपेंड करता है कि आपका कितना सीवियर कंडीशन है, उसके बेसिस पे फिर आप मेडिकेशन वहां पे दे सकते हो। तो याद रखना, दिस इज माय मायस्थेनिया ग्रेविस, इट्स अ ऑटो इम्यून डिजीज। ये बहुत कॉमन नहीं है बट ये एक डिजीज है जो आपको पॉपुलेशन में देखने के लिए आपको मिल सकता है। जनरली ये एक जेनेटिक कंडीशन ही है वैसे देखा जाए तो, यू डोंट हैव अ रीजन फॉर दैट, ऐसा नहीं कि कुछ खाया उससे हो गया, जनरली इट्स अ जेनेटिक कंडीशन। और याद रखना है यहाँ पे कि आपका खुद के इम्यून सेल्स आपके यहाँ पे खुद के रिसेप्टर्स यहाँ पे टारगेट करना चालू करते हैं। बट कई बार ये देखने को मिला है कि कई बार इनिशियली किसी को कुछ नहीं होता, फिर बाद में वो डेवलप होता है मायस्थेनिया ग्रेविस। सो इट्स अ ऑटो इम्यून कंडीशन एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली कि आपका ऑटो इम्यून डिजीज आपकी आ क्यों रही है या बन क्यों रही है, इसका एग्जैक्टली रीजन अभी भी लोग श्योर नहीं है। बट इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस, राइट। सो याद रखना व्हाट हैपेंस इन मायस्थेनिया ग्रेविस। अगर आपको इतनी बात याद रख सकते हो आप, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतनी बात यहाँ पे समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो, if you have any kind of question based on this then you can ask a question, right? याद रखना, एक और बताना चाहूंगा एक और बात कि person with myasthenia gravis can have a normal life, can have a long normal life. It depends कितना सीवियर कंडीशन है। जैसे मैंने आपको अगर लंग्स में ये होने लगता है ज्यादा इम्पैक्ट, then you can have a issue, then ये थोड़ा आपके लिए फिर लाइफ थ्रेटनिंग आपका हो सकता है। ठीक है, so that is something you have to know now. ये हमने देख लिया। अगली कंडीशन जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो शायद हम लोग कंप्लीट तो ना कर पाए, बट द नेक्स्ट कंडीशन इज गोइंग टू बी योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। द नेक्स्ट कंडीशन हियर इज गोइंग टू बी योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये है मेरी दूसरी कंडीशन, दूसरी डिसऑर्डर रिलेटेड टू द मसल। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में यहाँ पे क्या होगा, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा नहीं समझ पाएंगे हम लोग, बिकॉज इट विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसमें इतना याद रखना कि आपका यहाँ पे एक प्रोटीन इन्वॉल्व है, there's an involvement of a protein over here and that protein is called as my dystrophin.
एक यहाँ पे आपका प्रोटीन इन्वॉल्व होता है और प्रोटीन का नाम यहाँ पे होता है आपका डिस्ट्रोफिन। याद रखना ये है मेरा एक यहाँ पे प्रोटीन, और ये प्रोटीन बड़ा ही एसेंशियल है फॉर माय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सो दिस प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस प्रोटीन इज गोइंग टू बी वेरी एसेंशियल। ये प्रोटीन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इट इज रिक्वायर्ड फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, रिक्वायर्ड फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते तब हम इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि बहुत डेप्थ में आता है, बट याद रखना इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग थोड़ा सा याद करके कि प्रोटीन बनता कैसे है। किसको याद है प्रोटीन बनता कैसे सेल के अंदर? एनीवन? सर उससे आरएनए से। हाँ, तो डीएनए में से मेरा बनेगा यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, अगर आपको याद हो तो, है ना। और उस मैसेंजर आरएनए से फिर आप बनाओगे आपको यहाँ पे प्रोटीन। सो फ्रॉम दैट प्रोटीन। सो डीएनए में से आपको बनेगा यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर से आपको बनेगा आपका यहाँ पे प्रोटीन, राइट। दैट्स हाउ द प्रोटीन इज फॉर्म्ड। सो बेसिकली होता है कि आपका डीएनए में लगा होता है जीन, डीएनए में लगा होता है आपका यहाँ पे जीन, और उस जीन में से आप बनाते हो पहले आपका मैसेंजर आरएनए और फिर उसमें से आप बनाते हो आपका प्रोटीन, राइट। अब तुम सोचो कि आपका जीन काम ही नहीं कर रहा, आपका जो जीन है डिस्ट्रोफिन बनाने का वो आपका काम नहीं कर रहा, या वो है ही नहीं वहां पे। ऐसा भी होता है। तो यू कैन फाइंड, इट्स अ रेयर कंडीशन बट ऐसा होता है कि आपका जो जीन था वहां पे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने का वो आपका काम नहीं कर रहा है, या वहां पे वो आपका है ही नहीं। अगर ऐसा होता है, अगर आपका डिस्ट्रोफिन वहां पे प्रेजेंट नहीं है या उसका जीन वहां पे प्रेजेंट नहीं है, अगर समझो ये जीन मेरा वहां पे गायब हो चुका है, अगर आपका वो प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ ओवर हियर? सर प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी, नहीं होगी, ना ही एमआरएनए बनेगा वहां से, ना ही आपका प्रोटीन बनेगा। और अगर ऐसा होता है देन इट इज अ कंसर्न। तो आपका सिंपल सी बात है, आपका डिस्ट्रोफिन वहां पे बनेगा नहीं, और अगर आपका डिस्ट्रोफिन नहीं बना देन वहां पे क्या क्या दिक्कतें आती है, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लेटर। लेकिन इतना याद रखना कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आपका क्या होता है, इट्स अ जेनेटिक कंडीशन। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अगर किसी को है, अगर कोई एक पर्सन आपके सामने दिख रहा है जिसको मैं कह रहा हूं कि उसके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो उसे बचपन से ही होगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले बचपन में नहीं था बाद में हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। अगर है तो बचपन से ही है, एंड इट विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस थ्रू आउट द लाइफ। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता फिर, राइट। आप बस सिम्टम्स को थोड़ा बहुत कवर कर सकते हो इसके अंदर, जो हम कल देखेंगे। बट याद रखना अगर किसी को होता है तो ये आपको राइट फ्रॉम द बर्थ आपको ये होगा। इट इज नॉट लाइक कि पहले 15 साल सब ठीक था फिर बाद में एकदम से आपका डिस्ट्रोफिन बनने बंद हो गया, ऐसा नहीं होता। इट इज अ जेनेटिक कंडीशन, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, आई वुड से दैट, कि यहाँ पे आपका एक प्रोटीन आपका बनेगा नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव अ इश्यूज ओवर हियर। ठीक है, क्या इतनी बात आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही याद रख लेना। आज के लेक्चर में वी हैव थोड़ा सा दिक्कत आ गया था बीच में, टेक्निकल इशू एंड पावर कट का इशू आ गया था, इसलिए वी हैवंट डन मच अमाउंट ऑफ थिंग्स आज के क्लास में। वैसे देखा जाए तो आज हमें करना था हमारा स्केलेटल सिस्टम थोड़ा सा स्टार्ट, बट नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। मसल आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। वी आर डन विद द मसल वाला पार्ट, राइट। कल हम मिलेंगे तो मसल तो आपका खत्म करेंगे, उसके एक और डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे कल, एंड देन विल स्टार्ट विद द स्केलेटल सिस्टम। ज्यादा शायद कर ना पाए, लेकिन जितना करवाएंगे उतना तो हम कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स वी विल ट्राई। स्केलेटल सिस्टम वैसे आपका आसान है, अगर आपने देखा होगा स्कूल में पढ़ा होगा ना आपने स्केलेटल सिस्टम। यस सर। बोन्स के नाम ही याद रखने हैं उसके अंदर आपको ज्यादा करके, और कुछ है नहीं उसके अंदर, राइट। सो दैट इज, वो तो हो जाएगा, ठीक है। दैट विल नॉट बी अ कंसर्न फॉर यू, सो हम देख लेंगे, राइट। सो अभी मैं क्या करूंगा ना, आई विल बी शेयरिंग विद यू आफ्टर द क्लास सम एमसीक्यूज, करिएगा, सॉल्व करिएगा। एमसीक्यूज मेनली आपके अगर शेयर करता हूँ तो मसल वाले करिएगा ज्यादा सॉल्व, अगर आपके पास एक पूरा बुक अगर मैं शेयर करता हूँ तो, सो यू कैन हैव अ ग्रिप ऑन दैट, ठीक है। So yeah, that's it from my end. I know in today's class we haven't been able to cover a large portion, but कोई बात नहीं, हम इसे कल कवर कर लेंगे, ठीक है। कल इसे हम कवर करके हम एक पोर्शन हम आगे बढ़ा लेंगे। Alright, so that's it from my end. If you have any kind of question, then please go ahead and ask your questions. अगर आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हो अपने सवाल यहाँ पे, and अगर आपके कोई सवाल नहीं है